माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में ये पूरा चार्ट समझा दिया था कि कंपनी कितने तरीके की होती है और ये किसके बेसिस पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। मेजरली 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है कंपनी को। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आती है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिसमें होता है लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तीसरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और 1% कंपनी आती है। फिर मैंने फोर्थ में बताया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और ज्वाइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, फिर आपको मैंने फिफ्थ में बताया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे कंपनी 2 टाइप की होती है, वो होती है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। और फिर आपका सिक्स्थ में मैंने बताया कैपिटल मार्केट के बेसिस पे 2 होती है, जिससे एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। और लास्ट होता है अदर कंपनी, जैसे चैरिटेबल, स्मॉल, डोरमेंट, निधि एंड फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि इसका मतलब क्या क्या होता है। आज डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना डायग्राम बना के आपको इसके अंदर के पॉइंट्स भी लिखना पड़ेगा, तो आपको डिटेल में जाना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ कंपनी कैसी होती है। तो अपन आज डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मेशन के बेसिस पे जो कंपनी होती है 2 टाइप की होती है, एक होती है अनरजिस्टर्ड कंपनी और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड मतलब ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस जो क्या हो रहा है, रन तो हो रहा है पर उसने क्या नहीं करवा रखा, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है किसी भी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में, या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा। ऐसी कंपनी कौन सी होती है? अनरजिस्टर्ड कंपनी होती है। ठीक है, सेकंड होता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनीज होती है? जिसने अपनी खुद की कंपनी को रजिस्टर करवा रखा है कंपनी एक्ट के अंडर में, या कोई भी प्रीवियस लॉ हो, जैसे वो रॉयल चार्टर एक्ट हो या स्टैट्यूटरी कंपनी एक्ट हो या कंपनी एक्ट 2013 हो। इन तीनों में से किसी भी एक में अगर बिजनेस रजिस्टर्ड हो रखा है तो ऐसी कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड कंपनी होती है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर। मेंबर की लायबिलिटीज के बेसिस पे भी कंपनी को रजिस्टर करवाया जा सकता है। उसमें 2 तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी होती है जिसके मेंबर्स के पास क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब उसने क्या करवा रखा है, अपनी कंपनी को एक लिमिटेड लायबिलिटी के अंडर में करवा रखा है। मतलब कंपनी बंद हो रही है तो उन्हें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहला होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया है कि अपनी कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स तक रखेंगे। मतलब आप अगर कंपनी बंद हो रही है, जिस मेंबर के पास जितने शेयर्स है उसे उतना ही पैसा देना पड़ेगा, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो गई, शेयर्स तक ही लिमिटेड हो गई। तो क्या हो सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं उसे। देखो, द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। मतलब जैसे अगर शेयर होल्डर ने 10 रुपए का शेयर्स खरीदा और उसने पूरा पेमेंट कर दिया तो उसकी लायबिलिटी कुछ नहीं बनेगी। अगर 10 रुपए का शेयर्स खरीदा, उसने 5 रुपए ही पे किए हैं, तो वो 5 रुपए का 5 रुपए उसे पे करने पड़ेंगे, बाद में करना पड़ेगा, चाहे वो कॉल के वक्त कर सकता है या सेकंड कॉल के वक्त कर सकता है। मतलब उसे कितना पे करने पड़ेगा, ओनली पार्टली पेड करना पड़ेगा जितना उसका बकाया हुआ है। तो मतलब कंपनी कहां तक सीमित है, उसकी लायबिलिटी उसके शेयर्स तक सीमित है। मतलब शेयर का अमाउंट है उतना ही क्या करना पड़ेगा, उसे पैसे देना पड़ेगा, उससे ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो पहला समझ में आ गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखो सेकंड, देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कंपनी बंद होती है तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि अगर कंपनी बंद होती है तो हम कुछ अमाउंट तक क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेब्ट में, या क्रेडिटर्स का पेमेंट करने में कुछ अमाउंट तक पैसे दे सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज कौन सी होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। देखो, लायबिलिटी ऑफ दोज हुज मेंबर इज लिमिटेड टू सच अमाउंट एज द मेंबर हैव अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के असेट्स में कंट्रीब्यूट करने तक का ही एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट क्या करते हैं, वो एक गारंटी के तौर पे देते हैं कि हम इतना अमाउंट दे सकते हैं जब आपकी कंपनी क्या हो, बंद हो। ठीक है, ये समझ में आ गया।
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तक की लिमिटेड होती है उनकी लाइबिलिटी। और सेकंड क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तक, मतलब जितना अमाउंट की उन्होंने गारंटी दी है मेंबर्स ने कंपनी को, तो उससे क्या करना पड़ता है, वाइंडिंग अप के वक्त मतलब बंद होती है कंपनी तो उतना ही अमाउंट से पे करना पड़ता है फॉर किसके लिए, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए। तो इतना समझ में आ गया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब अपन पढ़ेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है, जब तक उसका पेमेंट नहीं होता, पूरे डेब्ट का पेमेंट नहीं होता, तब तक क्या करना पड़ता है, मेंबर्स को पैसा देना पड़ता है, चाहे से उन्हें अपनी पर्सनल असेट्स को, पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या सेल करके उसका पेमेंट करना ही पड़े। मतलब इसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, अपनी मतलब डेब्ट का पेमेंट करने के लिए अपनी पर्सनल असेट्स को भी बेच देते हैं। तो ऐसी कंपनी कौन सी होती है, कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखते हैं अपन, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, जिसकी क्या नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज सेड टू बी अनलिमिटेड कंपनी, उसे अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटीड टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनी डेब्ट, मतलब कंपनी जितने में घाटे में है उतने तक की उसे क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी देनी पड़ती है। चाहे उसके पास पैसे नहीं है तो भी उसे क्या करना पड़ता है, अपने पर्सनल असेट्स को बेचकर उन डेब्ट का पेमेंट करना पड़ता है। ऐसी कंपनी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी में रजिस्टर करवाती है वो होती है कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे आपको समझ में आ गया। अब थर्ड देखते हैं मेंबर्स के बेसिस पे, जो सबसे सिंपल है, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी आपको पता होगा जिसमें क्या हो, 7 मेंबर हो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आते जाओ और पब्लिक कंपनी में जुड़ते जाओ। तो ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी कहते हैं, जिसमें मिनिमम 7 होते हैं और जिसका कोई लिमिट नहीं होती। सेकंड आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। थर्ड आती है 1% कंपनी। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 1 पर्सन ही काम करता है, वही पूरे बिजनेस को संभालता है। तो मिनिमम भी इसमें क्या होता है, 1 मेंबर होता है और मैक्सिमम भी आपका इसमें 1 मेंबर होता है। ठीक है। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे, मतलब कंट्रोलिंग के बेसिस पे कंपनी आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। और आप ये समझ लीजिए, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी आपकी नेक्स्ट फाइनल ईयर तक आपका आता ही रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट का भी समझ लीजिए कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देखे मैं समझाती हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, वोडाफोन। मेरा पेन हमेशा खराब हो जाता है। वोडाफोन, ठीक है। और एक कंपनी है आइडिया कंपनी है, ठीक है। अब देखो, ये वोडाफोन कंपनी ने क्या कर लिया, आइडिया कंपनी के 51 शेयर्स उसने खरीद लिए। इसने आइडिया कंपनी के क्या कर लिया, 51 शेयर्स खरीद लिए। और इसके पास कितने बचे, 49% शेयर्स बचे। ठीक है। अब इसने क्या कर लिया कि मेजर जो कंट्रोल हुआ आइडिया कंपनी का किसके पास हुआ, वोडाफोन कंपनी के पास हुआ कंट्रोल। ठीक है, पूरा कंट्रोल मतलब मेजर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किसके पास हो गया, इसका वोडाफोन कंपनी के पास हो गया। तो ये वोडाफोन कंपनी कौन सी कंपनी हो जाती है, ये कंपनी हो जाती है होल्डिंग कंपनी। मतलब इसने क्या कर लिया है, इस कंपनी को होल्ड कर लिया, पकड़ के रख लिया। इसने पूरे डिसीजन ज्यादातर डिसीजन कौन लेगा, वोडाफोन कंपनी लेगी। तो ये कौन सी कंपनी हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई। अब जो बची बेचारी कंपनी जो दूसरी कंपनी के अंडर में काम कर रही है, वो कंपनी कौन सी कंपनी हो गई, आपकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि 51% शेयर्स होंगे जिसके पास वो होल्डिंग कंपनी और जिसके पास 49% शेयर होंगे वो सब्सिडरी कंपनी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, वेयर अ कंपनी हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी और अदर कंपनी। द कंट्रोलिंग कंपनी इज नोन एज द होल्डिंग कंपनी। समझ में आ गया ना, जो कंट्रोल कर रही है वो कंपनी, वो कौन सी कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी होती है। द कंपनी विच कंट्रोल होल्डिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को, वो होल्डिंग कंपनी होती है। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, कंपनी हैज कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी। ठीक है, द कंट्रोलिंग कंपनी इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी। जो कंट्रोलिंग कंपनी मतलब जिसके अंडर मतलब जो कंट्रोल हो रही है वो कंपनी कौन सी होती है, होल्डिंग कंपनी होती है। कंट्रोल्ड कंपनी
क्या होगी आपकी सब्सिडरी कंपनी। अभी आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है, जो कंट्रोल कर रही है, मतलब जो कंट्रोल कर रही है, कंपनी विच कंट्रोल इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, और जो कंट्रोल हो रही है वो सब्सिडरी कंपनी। जो कंट्रोल हो रही है किसके अंडर में कंट्रोल हो रही है, वोडाफोन कंपनी के अंडर में कंट्रोल हो रही है तो ये क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। समझ में आ गया आपको। अब देखो सिक्स्थ है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी a company in which the other company has a significant influence with but which is not a subsidiary company। अब देखो इसी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो दूसरे कंपनी से हेल्प लेती है, मदद करती है, इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उनकी हेल्प लेती है, बट वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होती। मतलब वो हेल्प लेती है, सजेशंस लेती है, बट वो सब्सिडरी नहीं होती। मतलब उसके शेयर्स, उसके पास 51 शेयर्स नहीं होते, उसके पास अपने खुद के पूरे शेयर्स होते हैं, बट वो दूसरी कंपनी से क्या करती है, दूसरी कंपनी से क्या करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है। ऐसी कंपनी एसोसिएट कंपनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। फिफ्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे दो कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास, ऐसी कंपनी जिसके 5% शेयर्स किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या अपनी लोकल गवर्नमेंट के पास हो। ऐसी कंपनीज कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है। मतलब पूरे जितने भी शेयर्स है उसमें से 5% या तो सेंट्रल, स्टेट या आपके लोकल गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है। समझ में आ गया। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास खुद की कंपनी के कितने परसेंट शेयर हो, 51% शेयर्स हो। ठीक है, ऐसी कंपनी क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो वो शेयर्स किसके पास हो सकते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास हो सकते हैं। ऐसी कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपका। सिक्स्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बेसिस पे कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, देखो लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, एक कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ऐसी कंपनी जिसने क्या करवा रखा है, अपनी कंपनी के सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवा रखा है, किसके अंडर में, स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में क्या करवा रखा है, लिस्टेड करवा रखा है। ठीक है, एंड कैन इशू ए प्रोस्पेक्टर फॉर इन्वाइटिंग, और फिर वो क्या कर सकती है, बाद में एक प्रोस्पेक्टर इशू करके पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी लेने के लिए। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में क्या होता है, कंपनी क्या करवा लेती है, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवा लेती है, और जब भी उन्हें फंड्स की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है प्रोस्पेक्टर इशू करके, जिससे क्या होता है, कंपनी को पैसे मिलते हैं। तो ठीक क्या हो गया, लिस्टेड कंपनी समझ में आ गई, जो क्या करवा रखी है, अपनी कंपनी के सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा रखी है सेबी के अंडर में। समझ में आ गया। सेकेंड होती है अनलिस्टेड कंपनी, इसी का अपोजिट, मतलब जिसके सिक्योरिटीज क्या नहीं है, लिस्टेड नहीं है, और वो फंड कैसे अराइज करती है, या तो वो अपने फैमिली मेंबर से अराइज करती है या अपने फ्रेंड से अराइज करती है। ठीक है, पढ़ते अपन। लिस्टेड कंपनी आर दोस कंपनी विच डू नॉट हैव एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में कोई भी सिक्योरिटीज क्या नहीं करवा रखी है, वो रिकॉग्नाइज नहीं करवा रखी है, रजिस्टर्ड नहीं करवा रखी है। दे सोर्स दे कैपिटल, और वो अपना कैपिटल कहां से राइज करती है, फ्रॉम देयर मेंबर से एंड द फ्रेंड्स से। ठीक है, देयर ऑल मैटर्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसका जो भी मैटर होता है, ये बाद में कोई भी मैटर हो जाता है तो वो कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। समझ में आ गया आपको। अब लास्ट पॉइंट है, सेवंथ है अदर कंपनी। अदर कंपनी कौन सी होती है, जो बाकी की जितनी भी कंपनी अपन ने पढ़ी उसके अलावा जो कंपनीज होती है वो अदर कंपनीज में आती है। उसमें सबसे पहला है चैरिटेबल या लाइसेंस्ड कंपनी। चैरिटेबल लाइसेंस कंपनी कौन सी कंपनीज होती है, A person or associate of a person may be registered as a limited company, कि कोई भी पर्सन हुआ या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ, वो अपनी कंपनी को लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करवा रखी है, इज यूजुअली कॉल्ड एज चैरिटेबल कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसने अपनी कंपनी को, खुद की कंपनी को सेक्शन 8 के अंडर में रजिस्टर करवा रखा है एज ए लिमिटेड कंपनी, उसे क्या बोलते हैं, चैरिटेबल कंपनी बोलते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ज्यादातर चैरिटेबल
करना, ठीक है। ऐसी कंपनी चैरिटेबल कंपनी कहलाती है। देखो, इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड इट में इशू ए लाइसेंस। और कंपनी क्या करती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, कंपनी का वेलफेयर, मतलब कंपनी क्या चाहती है, पब्लिक का वेलफेयर चाहती है, और वो क्या करवाती है, अपनी खुद की कंपनी को एक चैरिटेबल कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाना चाहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा पाती है कि हाँ, कि क्या कर रही है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो वो क्या करती है, एक लाइसेंस इशू करती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा गया, लाइसेंस्ड कंपनी कह सकते हैं और चैरिटेबल कंपनी कह सकते हैं। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ये प्राइवेट कंपनी होती है। देखो, मींस स्मॉल कंपनी मींस अदर देन ए पब्लिक कंपनी के अलावा जो दूसरी कंपनी होती है वो कौन सी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, जिसके पास क्या है, जिसके पास पेड अप शेयर नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा शेयर्स कैपिटल नहीं हो, और जिसका टर्नओवर क्या हो, 2 करोड़ हो, मतलब एक साल के अंदर उसका सेल कितनी हो, 2 करोड़ हो, और उसकी शेयर कैपिटल कितनी हो, 50 लाख हो या 50 लाख से कम हो, तो ऐसी कंपनी स्मॉल कंपनी कहते हैं उसे, ठीक है। अब देखो, डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी वो होती है जिसने क्या कर रखा है, 2 साल तक उसने कोई भी रिकॉर्ड्स, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसी कंपनी कौन सी होती है, डोरमेंट और इनएक्टिव कंपनी होती है। जैसे एक कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, ऐसी कंपनी जो क्या नहीं कर रखी, कैरी नहीं कर रखी है, कोई भी बिजनेस नहीं चला रखी है, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, और हैज नॉट फाइल्ड, और उसने फाइल नहीं की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की है लास्ट 2 ईयर्स में। ऐसी कंपनी कौन सी होती है, इनएक्टिव कंपनी और डोरमेंट कंपनी होती है। डी आता है फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, नाम से पता चल रहा है फॉरेन, मतलब फॉरेन में बनी हो। ऐसी कंपनी जो फॉरेन में बनी है पर उसका बिजनेस कहाँ है, इंडिया में है, तो ऐसी कंपनी फॉरेन कंपनी कहते हैं। जैसे एनी कंपनी कॉर्पोरेटेड विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड वो बनी है, बट उसका एस्टैब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में है, मतलब वो बनी तो इंडिया के बाहर है पर वो बिजनेस इंडिया में कर रही है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एनी एजेंट, चाहे वो खुद से या खुद के एजेंट के थ्रू फिजिकली ऑन कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब वही है कि अगर इंडिया के बाहर तो क्या करिए, बनी है, और इंडिया के अंदर में क्या करिए, बिजनेस करिए, ऐसी कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाती है। समझ में आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।